शहजादा कृष्ण चंद्र। सुधा खूबसूरत थी न बदसूरत, बस मामूली सी लड़की थी। सांवली रंगत, साफ सुथरे हाथ पांव, मिजाज की ठंडी मगर घरेलू, खाना पकाने में होशियार, सीने पिरोने में ताक, पढ़ने लिखने की शौकीन, मगर न खूबसूरत थी न अमीर न चंचल। दिल को लुभाने वाली कोई बात उसमें न थी। बस वो तो एक बेहद शर्मीली सी और खामोश तबीयत वाली लड़की थी। बचपन ही से अकेली खेल खेला करती, मिट्टी की गुड़िया बनाती, उनसे बातें करती, उन्हें तिनकों की रसोई में बिठा देती और खुद अपने हाथ से खेला करती। जब कोई दूसरी लड़की उसके करीब आती तो गुड़ियों से बातें करते करते सुधा चुप हो जाती। जब कोई शरीर बच्चा उसका घरौंदा बिगाड़ देता तो खामोशी से रोने लगती, रोकर खुद ही चुप हो जाती और थोड़ी देर बाद दूसरा घरौंदा बनाने लगती। कॉलेज में भी उसकी सहेलियां और दोस्त बहुत कम थे। वो शर्मीली तबीयत अभी तक उसके साथ चल रही थी, जैसे उसके माँ बाप की गरीबी ने बढ़ावा दे दिया हो। उसका बाप जीवन राम नाथू मिल वॉच मर्चेंट के यहाँ चांदनी चौक की दुकान पर 30 साल से सेल्समैन चला आ रहा था। उसकी हैसियत ऐसी न थी कि वो अपनी बेटी को कॉलेज की तालीम दे सके। उस पर भी जो उसने अपनी बेटी को कॉलेज भेजा था, महज इस ख्याल से कि शायद इस तरीके से उसकी लड़की को कोई अच्छा खाविंद मिल जाए। कभी कभी उसके दिल में यह ख्याल भी आता था, मुमकिन है कॉलेज का कोई अच्छा लड़का ही उस पर आशिक हो जाए। मगर जब वो सुधा की सूरत देखता, झुकी हुई गर्दन, सिकुड़ा हुआ सीना, खामोश निगाहें और उसकी कमगोई का अंदाजा करता तो एक आह भरकर चुप हो जाता और अपना हुक्का गुड़गुड़ करने लगता। सुधा के लिए तो कोई बर घेर घार कर ही लाना होगा। मगर मुसीबत यह है कि इस तरह के बर बड़ा जहेज मांगते थे और उसकी हैसियत न थी कि वो बड़ा तो क्या छोटा सा भी जहेज दे सके। जहन के बहाव में बहते बहते उसने ये भी सोचा कि आजकल मोहब्बत की शादी बड़ी सस्ती रहती है। अब मालिक राम की बेटी गोपी को ही देखो, बाप हेल्थ मिनिस्ट्री में 3रे दर्जे का क्लर्क है, मगर बेटी ने एक लखपति ठेकेदार से शादी कर ली है जो उसके साथ कॉलेज में पढ़ता था। बाप क्वार्टरों में रहता है, मगर लड़की एयर कंडीशन मोटर कार में बैठकर अपने मैके वालों से मिलने आती है। हाँ, मगर गोपी तो बहुत खूबसूरत है और हमारी सुधा, वो तो बस ऐसे ही जैसे उसकी माँ। उसके लिए तो किसी बर को घेरना ही पड़ेगा, जिस तरह सुधा की माँ और उसके रिश्ते वालों ने मुझे घेरा था। 2-3 जगह सुधा की माँ ने बात चलाई भी थी, मगर वो बातें आगे न बढ़ सकीं। एक बार तो उसने बंद इतना मजबूत बांधा कि लड़का खुद घर चलकर सुधा को देखने आ गया, मगर सुधा उसे पसंद न आई। लड़का खुद कौन सा अच्छा था, मुंह चेचक मारा, ठिंगना सा, उस पर हकलाता भी था। जामुन का सा रंग, मगर गोरी लड़की चाहता था और जहेज में स्कूटर मांगता था। यहाँ सुधा का बाप एक साइकिल तक न दे सकता था, इसलिए मामला आगे चलता भी तो कैसे चलता। मगर ये सुधा के बाप को मालूम न था कि उस बदसूरत ठिंगने के इनकार पर खुद सुधा कितनी खुश हुई थी। वो और उसके भी 2 बरसों में जो 2 लड़के उसे देखने आए, वो इनकार करके चले गए। उन सब की सुधा किस कदर दिल ही दिल में शुक्रगुजार थी। वो ऊपर से जितनी ठंडी थी, अंदर से उतनी ही लावा थी। ये कोई नहीं जानता था कि सुधा के तखय्युल की उड़ान कितनी ऊंची और वसीय है। अपनी तंगो तारीख सी दुनिया से बाहर निकलकर उसकी कल्पना कैसी कैसी सुंदर जगहों पर उसे ले जाती थी। इस बात को न तो उसका बाप जीवन राम जानता था, न उसकी माँ मगही, कि सुधा कितनी अजीब लड़की है। वो बाहर से मामूली रंग रूप की लड़की जरूर थी, मगर उसने अपने दिल के अंदर एक चमकती हुई जिंदगी छुपा रखी थी, जिस तरह लाल गुदड़ी में छिपा रहता है। और ये तो हमारी रिवायत है, क्योंकि अपने मैले कुचैले बनिए को देखकर कभी यह एहसास ही नहीं होता कि उस आदमी के पास इतना सोना होगा। इसीलिए तो वो शर्मीली थी। वो अपना भेद किसी को क्यों बताए, शायद लोग उस पर हंसेंगे। और जो कुछ वो सोचती थी वो सब कितना अजीब होता था। ये कॉलेज की सुंदर सजीली लड़कियां अगर उसके हुस्न की मोहिनी देख लें तो धक से रह जाएं, और ये लंबी लंबी कारों वाले देवताओं की तरह इठलाते हुए नौजवान अगर उसके दिल की रॉकेट जहाज को देख लें तो क्या हैरत में न खो जाएं। वो मेरी तरफ देखते भी नहीं, और ठीक भी है। घर की धुली हुई शलवार और सलवटों वाली स्याह कमीज पहनने वाली ऐसी लड़की को वो भला क्यों देखेंगे, तो मैं भी उन्हें क्यों बताऊं कि मैं क्या हूं। तूने कैसी लड़की जनी है,
जीवन राम कभी कभी मगही को सताने लगता। हर वक्त चुप रहती है, हर वक्त निगाह नीचे रखती है, हर वक्त काम में लगी रहती है। उसके मुंह पर कभी हंसी नहीं देखी। अरे कपूर साहब की लड़कियों को देखो, हर वक्त फूलों की तरह महकती रहती हैं, हर वक्त घर को गुलजार बनाए रखती हैं। और ये है सुधा। जीवन राम अखबार पटक कर चुप हो जाता। मगही 12 आने सेर वाला भात और चने की पतली दाल उसके सामने रखती हुई कहती, उन बच्चियों की बात मत करो, उन बच्चियों का बाप सुपरिटेंडेंट है, 400 रुपए घर लाता है। मेरी बच्ची के पास सिर्फ 2 कमीज है, और कपूर साहब की लड़कियां दिन में 2 बार सूट बदलती हैं। कभी ये भी सोचा है? जीवन राम दांत पीसकर चुप हो जाता। उसके दिल में बहुत से सवाल उभरते। ये चावल इतने मोटे क्यों हैं? ये दाल इतनी पतली क्यों है? इसकी बीवी हर वक्त नुची खसोटी सी क्यों नजर आती है? उसकी बच्ची हर वक्त चुप क्यों रहती है? लोग जहेज में स्कूटर क्यों मांगते हैं? बहुत से सवाल पतली दाल के चनों की तरह उसके दिमाग में फुदकने लगते। मगर जब उन सवालों का कोई जवाब न मिले तो उन्हें पतली दाल की तरह पी जाना चाहिए। एफए पास करा के जीवन राम ने सुधा को कॉलेज से उठा लिया। मैं अब अफोर्ड नहीं कर सकता, उसने अपने साथी तोताराम से कहा, जो सेवा मिल वूल क्लॉथ मर्चेंट के यहाँ नौकर था। वो बड़ी आसानी से ये भी कह सकता था कि कॉलेज में पढ़ाने की मेरी हैसियत नहीं, मगर हैसियत का लफ्ज कितना साफ और खुला है, जैसे किसी ने सर पर 7 जूते मार दिए हों। और अफोर्ड में कितनी गुंजाइश है। वैसे अपनी जबान में कभी कभी विदेशी और अजनबी अल्फाज भी इस्तेमाल कर लेने से कितनी पर्दापोशी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे जैसे घर में कोई अजनबी आ जाए तो घर के लड़ाई झगड़े पर उसी वक्त पर्दा पड़ जाता है। तुम्हारी बेला तो अभी कॉलेज में पढ़ती है ना? उसने तोताराम से पूछा। हाँ, तोताराम मन की खुशी से चहकते हुए बोला, अगली सर्दियों में उसकी शादी होने वाली है। लड़का ढूंढ लिया? जीवन राम ने मरी हुई आवाज में पूछा। हाँ, तोताराम कोयल की तरह कूकते हुए बोला, उसने खुद ही अपना बर पसंद कर लिया, कॉलेज में लड़का बड़ा अमीर है। जब तोताराम चला गया तो जीवन राम ने बुरा सा मुंह बनाया और तोताराम की पतली आवाज की नकल करते हुए बोला, उसने खुद ही अपना बर पसंद कर लिया। हाँ। फिर वो जोर से फर्श पर थूकते हुए बोला, हरामजादा कहीं का। 2 साल गुजर गए। सुधा अब आसिफ अली रोड की एक फर्म में टाइपिस्ट थी। वो पहले से ज्यादा खामोश, बावकार और मेहनती हो गई थी। घर की हालत भी अच्छी हो गई क्योंकि सुधा घर में 100 रुपए लाती थी। दफ्तर के काम से फारिग होकर वो स्टेनो का काम सीखने जाती, बीए करने का इरादा भी रखती थी। घर की हालत जरा बेहतर होने पर जीवन राम और मगही ने सुधा के बर के लिए ज्यादा एतमाद से कोशिशें शुरू कर दी। वो सुधा की तनख्वाह में बहुत कम खर्च करते थे और स्कूटर के लिए पैसे जमा कर रहे थे। बहुत दिनों के बाद जीवन राम एक लड़के के वालिदैन को स्कूटर का लालच देकर घेरने में कामयाब हुआ। मंगनी की रकम, ब्याह का जहेज, जहेज की नकदी, जहेज का सोना, सारी ही जरूरी बातें तय हो गईं तो मोती, जो लड़के का नाम था और वाकई शक्ल सूरत में मोती ही की तरह उजला और खूबसूरत था, अपनी होने वाली बीवी को देखने आया। मोती ने गहरे ब्राउन रंग का सूट पहना था। उसकी सुनहरी रंगत पर उसके स्याह घुंघराले बाल बेहद खूबसूरत मालूम होते थे। उसकी कमीज से कफ के बाहर उसके हाथ बड़े मजबूत और खूबसूरत लगते थे। और जब वो सजी सजाई सुधा की तरफ देखकर मुस्कुराया तो अंदर ही अंदर उस मासूम लड़की का दिल पिघल गया और चाय की प्याली उसके हाथों में बजने लगी। बड़ी मुश्किल से वो चाय की प्याली मोती को पेश कर सकी। मोती चाय पीकर और शुक्रिया अदा करके बड़ी सआदतमंदी से रुखसत हो गया अपनी बहनों के साथ। दूसरे दिन उसकी बहनों ने कहला भेजा, लड़की पसंद नहीं। उस रात सुधा सो न सकी। रात भर उसकी आंखों में मोती का खूबसूरत चेहरा और उसका बावकार जिस्म डोलता रहा और रात भर मोती के हाथों का खफीफ सा लम्स उसकी रूह को गुदगुदाता रहा। लड़की पसंद नहीं। मगही गुस्से से साग को कढ़ाई में भूनते हुए बोली, और खुद तो बड़ा यूसुफ है, अपनी रंगत पर बड़ा इतराता है, मगर अपनी पकौड़े जैसी नाक नहीं दिखती और अपने हबशियों जैसे घुंघराली बाल नहीं देखता। अपनी बहनों को नहीं देखता, एक तो भेंगी थी, सफा भेंगी, और दूसरी पाउडर सुर्खी की मारी, सूरत से चुईया लग रही थी, चुईया। और तीसरी के बाल देखे थे तुमने, जैसे बनिए की बोई के फौसड़े। लड़की पसंद नहीं। ये कहकर उसने इतनी जोर से कड़ाही में करछी चलाई
یہ کہہ کر اس نے اتنی زور سے کڑاہی میں کرچھی چلائی جیسے وہ ساگ کے بجائے اس لڑکے کو بھون رہی ہو۔ سدھا نے محسوس کیا کہ اس کے گھر والوں بلکہ گھر کے باہر محلے والوں اور شاید دفتر والوں کا بھی یہی خیال تھا کہ سدھا کچھ محسوس ہی نہیں کرتی، بلکہ دفتر کے کام کے لیے نہایت مناسب لڑکی ہے، نہ کسی سے عشق کرے نہ کسی کو عشق کی ترغیب دے۔ دن بدن اس کی آنکھیں میلی، ہونٹ سکڑے ہوئے اور چہرہ دھواں دھواں ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی صورت ایسی ٹھنڈی اور ٹھس نکل آئی تھی کہ اسے دیکھ کر کسی برف کھانے کا امکان ہونے لگا تھا۔ کلرک آپس میں چیمیگوئیاں کرتے ہوئے کہتے، جو آدمی سدھا سے شادی کرے گا اسے پہاڑ پر جانے کی ضرورت نہ ہوگی، اس لیے کہ موتی کے انکار کرنے پر سدھا کے دل پر کیا بیتی یہ تو کسی کو معلوم نہ ہو سکا۔ پہلی بار اس نے زندگی میں کسی کو دل دیا تھا اور یہ کسی کو معلوم نہ تھا۔ ہوتا بھی کیسے اور کہتی بھی کیا کسی سے کہ جسے میں نے چاہا وہ مجھے دیکھنے آیا تھا اور نہ پسند کر کے چلا گیا۔ لوگ تو عشق میں روتے ہیں، وہ بیچاری کچھ کہہ بھی نہ سکتی تھی۔ اس دن اس نے دفتر میں اوور ٹائم کیا اور جب اندھیرا خاصا بڑھ گیا تو وہ دفتر سے باہر نکلی اور بھورے رنگ کا پرس جھلاتی ہوئی سامنے آصف علی پارک میں چلی گئی اور ایک بینچ پر تنہا بیٹھ گئی۔ یہ پارک دلی گیٹ کے سامنے ایک چھوٹا سا خاموش گوشہ تھا۔ چند پیڑ تھے، چند بینچیں تھیں، چند قطعے گھاس کے تھے، ان کے چاروں طرف ٹریفک کا شور، مگر آج یہاں نسبتاً خاموشی تھی۔ سدھا ہر روز یہاں آتی تھی اور آدھا پون گھنٹہ اکیلے بیٹھ کر تازہ دم ہوتی، تھوڑے عرصے کے لیے اپنے خیالوں کی لہروں پر دور تک تیرتی ہوئی نکل جاتی۔ اسے تنہائی سے ڈر نہیں لگتا تھا، تنہائی اس کا واحد سہارا تھی۔ اندھیرے سے اسے ڈر نہ لگتا بلکہ اندھیرا اس کا دوست تھا۔ گنڈوں سے اسے ڈر نہ لگتا، جانے اس کی شخصیت میں ایسی کون سی بات تھی کہ گنڈے بھی اسے دور ہی سے سونگ کر چل دیتے، کترا کر نکل جاتے تھے۔ آج اندھیرا تھا اور پیڑ کے نیچے گہری خاموشی، پتھر کا بینچ بھی خوب ٹھنڈا تھا۔ چند منٹ تک سدھا خاموشی سے اس بینچ پر بیٹھی رہی، مگر جب اس کی تھکان نہ گئی تو وہ اٹھ کر پیڑ کے نیچے چلی گئی اور تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور اس نے آنکھیں بند کر لی۔ یکایک کسی نے اس سے کہا، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو اکیلی؟ سدھا نے آنکھیں کھولی، سامنے موتی مسکرا رہا تھا، وہی خوبصورت براؤن سوٹ پہنے، وہی سفید دانتوں والی جگمگاتی ہوئی مسکراہٹ، اور اس کے ہاتھ اتنے ہی خوبصورت تھے۔ سدھا کے حلق میں کوئی چیز آ کر رکنے کو لگی، وہ بول نہ سکی۔ موتی اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا، اتنا قریب کہ اس کی پتلون اس کی ساری سے مس ہو رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، تمہیں میرے انکار پہ غصہ آ رہا ہے نا؟ سدھا نے آہستہ سے سر ہلایا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بہت برا لگ رہا ہے نا؟ سدھا نے پھر سے ہاں کے انداز میں آہستہ سے سر ہلا دیا اور آنسو چھلک کر اس کی گالوں پر آ گئے اور وہ رونے لگی۔ موتی نے اپنی کوٹ کی جیب میں سے رومال نکالا اور اس کے آنسو پونچھتے ہوئے بولا، مگر اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ ہر انسان کو اپنی پسند یا ناپسند کا حق ہے، بتاؤ حق ہے یا نہیں؟ مگر تم نے کیا دیکھا تھا میرا جو تم نے مجھے ناپسند کر دیا؟ کیا تم نے میرے ہاتھ کا پھلکا کھایا تھا؟ میرا مٹر پلاؤ چکھا تھا؟ کیا تم نے میرے دل کا درد دیکھا تھا؟ اور وہ بچہ جو تمہیں دیکھتے ہی میری کوکھ میں ہمک کر آ گیا تھا؟ تم نے میرے چہرے کا صرف سپاٹ پن دیکھا، میرے بچے کا حسن کیوں نہیں دیکھا؟ تم نے وہ بات کیوں نہیں دیکھی جو زندگی بھر تمہارے پاؤں دھوتی؟ اور وہ بٹن جو میں تمہاری قمیض پر کاڑنے والی تھی؟ تم میرے جسم کی رنگت سے ڈر گئے، تم نے اس سویٹر کا اجلا رنگ نہ دیکھا جو میں تمہارے لیے بننا چاہتی تھی۔ موتی، تم نے میری ہنسی نہیں سنی، تم نے میرے آنسو نہیں دیکھے، تم نے میری انگلیوں کے لمس کو اپنے خوبصورت بالوں میں محسوس نہیں کیا، میرے کنوارے جسم کو اپنے ہاتھوں میں لرزتے ہوئے نہیں دیکھا، تو پھر تم نے کس طرح مجھے ناپسند کر دیا؟ ارے اتنی لمبی تقریر وہ کیسے کر گئی؟ اتنا سب کچھ وہ کیسے کہہ گئی؟ بس اسے اتنا معلوم تھا کہ وہ رو رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی، اور اس کا سر موتی کے کندھے پر تھا اور موتی اپنی غلطی پر نادم اس کے شانوں کو ہولے ہولے تھپک رہا تھا۔ اس دن وہ بہت دیر سے گھر پہنچی اور جب اس کی ماں مگہی نے اس سے پوچھا تو اس نے کمال لاپرواہی کہہ دیا، دفتر میں دیر ہو گئی، پھر پرس کو زور سے جھلا کر پلنگ پر پھینک دیا اور اس اعتماد سے کھانا مانگنے لگی کہ اس کی ماں چونک گئی، اس کا باپ چونک گیا۔
آج سدھا کی روئی ہوئی آنکھوں کی تہ میں خوشی کی ایک ہلکی سی لکیر تھی، جیسے گہرے بادلوں میں کبھی کبھی بجلی کونپ جاتی ہے۔ مگہی نے اپنے ہونٹ چبا کر چالاک نگاہوں سے اپنے خاوند کی طرف اس طرح دیکھا جیسے اس نے بیٹی کا راز بھانپ لیا ہو۔ جیون رام نے بھی ایک پل کے لیے مسرور نگاہوں سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، پھر اپنی تھالی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ضرور کوئی بات ہے، اور سدھا چونکہ عورت ہے اس لیے اس بات کی تہ میں ضرور کوئی مرد ہے، ایسا دونوں میاں بیوی نے اسی لمحہ سوچ لیا۔ 8-10 روز کے بعد اس شبھا کو اور بھی تقویت پہنچی جب ایک لڑکا اپنی ماں کے ساتھ سدھا کو دیکھنے کے لیے آیا۔ اس لڑکے کی ماں مگہی کے بچپن کی سہیلی تھی، اور کیسے کیسے جتن اور کس کس طرح کے واسطے دے کر مگہی نے اسے شیشے میں اتارا تھا، یہ صرف مگہی ہی جانتی تھی۔ اس لیے جب اس موقع پر لڑکے کے بجائے سدھا نے شادی سے انکار کر دیا تو پہلے مگہی اچنبھے میں رہ گئی، پھر اس کے دل میں وہ شبہ تقویت پکڑتا چلا گیا کہ ضرور کوئی ہے۔ وہ چپکے چپکے اپنی بیٹی کے لیے جہیز کا سامان تیار کرنے لگی، اور جیون رام حقہ پیتے پیتے اس دن کا انتظار کرنے لگا جب سدھا چپکے سے آ کر مگہی سے بات کہہ دے گی، اور بڈھا جیون رام پہلے تو لال پیلی آنکھیں نکال کر سدھا کو گھورے گا کہ تیری یہ ہمت کہ تو نے ہم سے بالا بالا ہی اپنے لیے بر پسند کر لیا، نکال دوں گا گھر سے اور چٹیا کاٹ کر پھینک دوں گا، ہمارے خاندان کی ناک کٹانے والی۔ اور پھر وہ مگہی کے سمجھانے بجھانے کے بعد خود ہی نرم پڑ جائے گا، اور آخر میں حقہ گڑگڑاتے ہوئے پوچھے گا، مگر کون ہے وہ؟ اور اب کوئی بھی ہو، وہ سدھا کے بتاتے ہی جلد سے جلد اس کے ہاتھ پیلے کر دے گا۔ 25 برس کی جوان لڑکی کو گھر میں رکھنا ٹھیک نہیں۔ مگر دن گزر گئے، مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، سدھا نے کچھ نہ بتایا۔ اس کی ماں انتظار کرتی رہی، مگر وہ جن جلی کبھی منہ سے کچھ نہ پھوٹی۔ تھک ہار کے اس کی ماں نے پھر 2-3 بر ڈھونڈے، مگر سدھا نے صاف انکار کر دیا۔ آخری بر جو اس کے باپ نے ڈھونڈا وہ ایک رنڈوے حلوائی کا تھا، جس کی عمر 40 سے تجاوز کر چکی تھی۔ اس روز شفق کے ڈھلتے ہوئے سایوں میں، گلابی انگلیوں والی مہکتی ہوئی شام میں، سدھا نے موتی کو بتایا، وہ لوگ آج میرے لیے ایک بڈھا حلوائی ڈھونڈ کے لائے تھے۔ پھر موتی نے ہنس کر پوچھا۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ تو نے انکار کیوں کر دیا پگلی؟ شادی کر لیتی تو زندگی بھر آرام سے بیٹھ کر مٹھائی کھاتی، اور تمہیں چھوڑ دیتی۔ سدھا نے پیار بھرے غصے سے موتی کی طرف دیکھ کر کہا، میں نے بھی تو تم سے شادی نہیں کی۔ موتی نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ تو کیا ہوا؟ سدھا نے اس کے گال کو اپنے گال سے سہلایا اور بولی، تم میرے پاس تو ہو، شادی سے بھی زیادہ میرے پاس، ہر وقت میری مٹھی میں، گویا۔ موتی ہنس کر بولا، ہاں یہ تو صحیح ہے، میں بالکل تمہاری مٹھی میں ہوں، جب چاہو بلا لو۔ شروع میں تو تم ایسے نہ تھے۔ سدھا موتی کی طرف چنچل نگاہوں سے دیکھ کر بولی، شروع میں تو تم بڑی مشکل سے میرے پاس آیا کرتے تھے۔ شروع میں ایسا پیار بھی تو نہ تھا، اور کسی کے دل کو سمجھتے ہوئے دیر بھی تو لگتی ہے۔ موتی نے سدھا کے کانوں میں سرگوشی کی، اور سدھا کی آنکھیں شدت احساس سے بند ہونے لگیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے موتی کی تیز تیز سانسوں کی آنچ اپنے چہرے پر محسوس کی، اور اپنی گردن اور رخسار پر اس کو برستے ہوئے محسوس کیا۔ کل کہاں ملو گے؟ جہاں تم کہو، لورس لین میں؟ کوٹلیہ میں گھوڑوں کی نمائش ہو رہی ہے، میں کیا گھوڑے خرید کر پالوں گی؟ سدھا ہنسی۔ اولڈ ہال میں ادیبوں کی نمائش ہے؟ نہ بابا۔ سدھا نے کانوں پر ہاتھ رکھے۔ موتی خاموش ہو گیا۔ پھر سدھا خود ہی بول اٹھی، کل پکچر دیکھیں گے، بسنت سنیما میں بہت اچھی پکچر لگی ہے، میں 2 ٹکٹ خرید کر رکھوں گی، تم ٹھیک 5:45 بجے وہاں پہنچ جانا۔ ٹکٹ میں خرید لوں گا۔ نہیں، یہ پکچر تو میں دکھاؤں گی، تم کوئی دوسری دکھا دینا۔ میں کب منع کرتی ہوں، مگر بھولنا نہیں، کل شام 5:45 بسنت سنیما کے باہر۔ بسنت سنیما کے باہر بہت بھیڑ تھی۔ سدھا نے 2 ٹکٹ خرید لیے تھے، اور اب وہ موتی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے احتیاطاً آدھا پاؤ چلگوزے اور 1 چھٹانگ کشمش بھی لے لی تھی۔ سنیما دیکھتے دیکھتے کھانے کا اسے ہوکا سا تھا۔ 5:45 ہو گئے، 6 ہو گئے۔ پچھلے شو کے چھوٹنے کے بعد لوگ چلے گئے، نئے لوگ شو دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ موتی نہیں آیا۔ چاروں طرف روشنیاں تھیں، لوگوں کی بھیڑ تھی، کھوانچے والوں کی بلند آوازیں تھیں، تانگے، موٹروں اور رکشاؤں کا ہجوم تھا، اور موتی ہجوم کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اب وہ اس کی طبیعت سمجھ گئی تھی۔ اسے خاموشی پسند تھی، اندھیرا پسند تھا، تنہائی پسند تھی۔
मोती बेहद हसास और नफासत पसंद था। 6:15 के करीब वो सिनेमा हॉल में जा बैठी। उसने अपने साथ वाले सीट पर अपना रुमाल रख दिया, चिलगोजों और किशमिश के लिफाफे भी। हौले हौले हॉल भर गया, मगर मोती नहीं आया। जब हॉल की रोशनियां गुल हो गईं और पिक्चर शुरू हो गई तो सुधा ने मोती का हाथ अपने हाथ पर महसूस किया। वो अंधेरे में चुपके से आकर साथ वाली सीट पर बैठ गया था। सुधा ने उसके हाथ को दबाते हुए कहा, बड़ी राह दिखाते हो। सॉरी। मोती के लहजे में बड़ी मलामत थी। मैं तुम्हारे लिए चिलगोजे और किशमिश लाई हूं, खाओ। मोती ने किशमिश के चंद दाने उठाकर अपने मुंह में डाल लिए और सुधा मसर्रत का गहरा सांस लेकर तस्वीर देखने में मसरूफ हो गई। अब बातें करने का लम्हा न था। वो महसूस कर सकती थी कि मोती का हाथ उसके हाथ में है, वो उसके साथ कुर्सी पर बैठा है। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो अपना सर उसके शाने पर रख देती। मोती सरगोशी में कहता, मेरे कंधे पर सर रखकर देखने से तुम्हें क्या नजर आता है? तस्वीर तो नजर ना आती होगी। वो तस्वीर नजर आती है जो इस हॉल में बैठा हुआ कोई आदमी नहीं देख सकता। सुधा ने बड़ी गहरी मसर्रत से कहा। आहिस्ता आहिस्ता हर शख्स ने तब्दीली महसूस की। सुधा की मैली मैली आंखें उजली होती गईं, सीने का उभार वाजी होने लगा, कमर लचकने लगी और चाल में कूलों का मुदव्वर बहाव शामिल होता गया। वो दिन ब दिन हसीन और दिलकश होती गई। अब उसके कपड़े इंतहाई साफ सुथरे होते कम कीमत मगर बेहद उम्दा सिले हुए होते। सुधा को यह तौफीक न थी कि वो किसी अच्छे दर्जी के पास जा सके, मगर खुद ही उसने दर्जी का काम सीख लिया था और बहुत कम लड़कियां कटाई और नए लिबास की तराश और डिजाइन में उसका मुकाबला कर सकती थीं। मगर उसने कभी किसी को नहीं बताया कि वो ये कपड़े खुद अपने हाथ से काटकर तैयार करती है। उसके दफ्तर की जब कोई दूसरी लड़की उसके लिबास की तारीफ करती तो सुधा झट से किसी महंगे दर्जी का नाम बता देती, जहां सिर्फ अमीर तरीन फैशनेबल औरतों के कपड़े तैयार होते थे, और उसके दफ्तर की लड़कियां जलकर खाक हो जाती और सुधा से रश्क और हसद से मिले जुले अंदाज में पूछती, कैसा है वो तेरा? गोरा रंग है, बाल घुंघराले हैं, हंसता है तो मोती झड़ते हैं। सुधा जवाब देती, क्या तनख्वाह लेता है? 1200। 1200? लड़कियां चीख कर पूछती, 1200 तो हमारी फर्म के मैनेजर की तनख्वाह है। वो भी एक फर्म में मैनेजर है। सुधा जवाब देती, अरे हमें दिखाएगी नहीं? बस एक बार दिखा दे, हम देख तो लें कि वो कैसा है तुम्हारा वो। दिखा भी दूंगी, कहो तो दफ्तर बुला के दिखा दूं। ये तो उसने यूं ही कह दिया था, वरना सुधा कहाँ मोती को दिखाने वाली थी। वो मर जाती मगर अपने मोती को यूं न दिखाती। इन लौंडियों का क्या भरोसा। मगर सुधा ने दफ्तर में बुलाने की धमकी इस कामिल एतमाद से दे दी थी कि इसके आगे पूछने की हिम्मत लड़कियों को न हुई और वो जलकर खामोश रह गईं। सुधा का बूढ़ा बाप कुड़कुड़ कर मर गया, क्योंकि सुधा शादी न करती थी और मोहल्ले वाले तरह तरह की चैमी गोइयां करते रहते थे, और सुधा का बाप अपनी बेटी को कुछ न कह सकता था, क्योंकि सुधा जवान और बालिग थी और खुद मुख्तार भी। अब वो घर में 200 रुपए लाती थी। सुधा का बाप मर गया और उसके मरने के बाद अगले चंद सालों में सुधा के भाइयों की भी शादियां हो गईं, और वो लोग अपनी अपनी बीवियां लेकर अपनी अपनी मुलाजमतों के ठिकानों पर चले गए। फिर उसकी छोटी बहन दीजे की भी शादी हो गई। फिर उसकी माँ भी अपनी बड़ी बेटी के कंवारपन के गम में सुलग सुलग कर मर गई, और सुधा इस गम में अकेली रह गई। चंद माह के बाद उसने वो घर भी छोड़ दिया और 7 लाइन्स में एक उम्दा मकान की दूसरी मंजिल में 2 कमरे लेकर पेइंग गेस्ट के तौर पर रहने लगी। उसके रहने के हिस्से का दरवाजा अलग से बाहर निकलता था, और अब वो अपनी नकल व हरकत में मुकम्मल खुद मुख्तार थी। अब वो 35 बरस की हो चुकी थी, मगर मुश्किल से 30 बरस की मालूम होती थी। उसके होठों पर हर वक्त मुस्कुराहट खेलती रहती और आंखों में खुशियों के साए नाचते रहते। वो पहले से ज्यादा संजीदा और बावकार हो गई थी। वो स्टेनो भी हो गई थी और उसने बीए भी कर लिया था। उसकी तनख्वाह भी बढ़ गई थी और किताबें पढ़ने का शौक भी। अब वो खुशहाल और आरामदेह और सुकून आमेज जिंदगी बसर कर रही थी। कई साल से वो अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी और माथे पर सुहाग की बिंदिया भी सजाती थी। लोगों को ये तो न मालूम था कि उसकी शादी कहाँ हुई है और उसका खाविंद कौन है, मगर लोग इतना जानते थे कि कोई उसका है जिसके साथ वो अपनी शामें गुजारती हैं। बल्कि लोग तो यहाँ तक कहते सुने गए थे कि वो जो कोई भी हो, उसकी अपनी कुछ वजूह है जिसकी वजह से उन दोनों की शादी नहीं हुई।
मगर वो दोनों हर शाम की तन्हाई में मिलते हैं, और जब दुनिया सो जाती है और जब कोई किसी को नहीं देखता, जब चारों तरफ नींद गालिब आ जाती है, उन गुनूदगी से लबरेज लम्हों में कोई सुधा के यहाँ आता है, हौले से दरवाजा खटखटाता है और खामोशी से अंदर आ जाता है। लोगों ने उसे देखा नहीं था, मगर लोगों का ख्याल यही था। वो सुधा से कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि सुधा अब एक संजीदा और बावकार औरत बन चुकी थी। जिसके माथे पर सिंदूर का ये बड़ा सा टीका जगमगाता हो, उसे कोई क्या कह सकता था। वो शाम सुधा की 40वीं सालगिरह की शाम थी, और वो कई वजह से सुधा को कभी नहीं भूलती। सुधा मोती को मथुरा रोड के जापानी गार्डन में ले गई थी, जिस पर बाग के बजाय किसी खूबसूरत मंजर का शुभा होता था। शफक ने चोट खाई हुई औरत की तरह अपना मुंह छुपा लिया था और रात की सांवली जुल्फें उफुक पर बिखेर दी थीं। हौले हौले तारे नुमुदार होने लगे। आज सुधा बहुत खामोश थी। मोती भी चुपचाप सा था। वो अब भी उसी तरह खूबसूरत था जैसे कि वो जवानी में था। अब भी वो हर रोज उसी ब्राउन सूट में आकर सुधा से मिलता था, क्योंकि सुधा का हुक्म यही था। उसे देखकर ये गुमान होता था कि मोती पर जिंदगी के बहाव ने और वक्त के घाव ने ज्यादा निशान नहीं छोड़े। सिर्फ कनपटियों पर सफेद बाल आ गए थे, जो इस सूरत को और भी बावकार और वजीह बनाते थे। और वो एक छड़ी लेकर चलता था, जो उसकी 50वीं सालगिरह पर खुद सुधा ने उसे तोहफे में दी थी। वरना इसके अलावा उसकी सूरत शक्ल में, किरदार और गुफ्तार में किसी तरह का फर्क न आया था। वो पहले की ही तरह इतना हसीन, दिलकश और दिलनवाज था कि उसे देखते ही सुधा के दिल में खतरे की घंटियां बजने लगतीं। इतना वक्त गुजर जाने के बाद आज भी उसे देखकर सुधा का दिल इतनी जोर जोर से धक धक करने लगता, जितना कि पहले रोज। मोती ने आहिस्ता से पूछा, तुमने मुझसे शादी क्यों नहीं की? एक दफा इनकार करने के बाद? सुधा ने हौले से कहा, तुमसे शादी नहीं की जा सकती थी, सिर्फ मोहब्बत की जा सकती थी। अब तुम ये कैसे जान सकोगे कि जिस दिन तुमने इनकार किया था, उसी दिन से तुम मेरे हो गए थे? इतना जानने के लिए औरत का दिल चाहिए। मोती खामोश रहा। बहुत देर के बाद बोला, अब तो तुम 40 की हो चुकी हो। क्या तुम्हें अफसोस नहीं होता कि तुमने मुझसे शादी नहीं की? ये सुनकर सुधा भी खामोश हो गई। इतनी देर खामोशी रही कि मोती को गुमान गुजरा कि कहीं सुधा अंदर ही अंदर रो रही है। सुधा, उसने आहिस्ता से उसका शाना हिलाया। मैं सोच रही थी, सुधा हौले से बोली, तुमसे शादी न करके मैंने क्या खोया है? क्या कोई शाम ऐसी थी जो मैंने तुम्हारे साथ न गुजारी हो? सोचो तो, कहां कहां हम नहीं गए। जहां जहां मैंने तुम्हें बुलाया, क्या तुम वहां नहीं पहुंचे? और जिस वक्त भी बुलाया, क्या उसी वक्त सब काम छोड़कर तुम नहीं आए? अगर शादी का नाम रिफाकत है, तो वो मुझे हासिल है। फिर ये भी सोचो कि इस तवील रिफाकत में मेरा तुम्हारा एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ। मैंने तुम्हें हमेशा मेहरबान और मुस्कुराते हुए पाया। साल हा साल जब मेरे हाथों को तुम्हारे हाथों की जरूरत हुई, उनके लम्स की गर्मी मैंने अपने जिस्म के रोए रोए में महसूस की। तुम्हारे फूल मेरी जुल्फों में रहे, तुम्हारे बोसे मेरे होठों पर, तुम्हारी वफा मेरे दिल में। क्या कोई औरत मोहब्बत में इससे ज्यादा कुछ पा सकती है? सुधा ने गहरी मसरत से अपने आप को मोती के बाजुओं में ढीला छोड़ दिया, और फिर उसे महसूस हुआ कि मोती के 2 बाजू नहीं, बल्कि 4 बाजू हैं, बल्कि शायद 6 नहीं 8 बाजू हैं। और वो अपने जिस्म जां के रगो रेशे में उसके बाजुओं को महसूस कर रही थी, जो उसे भींच कर अपने सीने से लगा रहे थे। और सुधा ने अपने आप को उन बाजुओं के सुपुर्द कर दिया, और अंदर ही अंदर इस तरह खुलती चली गई जैसे चांदनी के लम्स से कली खिलकर फूल बन जाती है। मदमाते तारों की झुरमुट में सब्ज झालरों वाले पेड़ों की ओट से चांद उभर आया था, और अब चांद उसके बालों में था, उसकी आंखों में था, उसके होठों में था, उसके दिल में था, और लहर दर लहर उसकी जुए खूं में रवां था। हाय मेरे मोतीचूर, मेरे मोतीचूर, मेरे मीठे लड्डू, मैं तो मर गई तेरे लिए। थोड़ी देर बाद जब सुधा ने आंखें खोली, तो उसका पुरमसर्रत गनूद की आमेज चेहरा बता रहा था कि उससे अभी अभी मोहब्बत की गई है। वो शाम, वो रात सुधा को कभी नहीं भूलेगी, क्योंकि वो रात मुकम्मल थी और उन दोनों की जिंदगियां मुकम्मल थीं। जैसे वक्त और उम्र, चांद और आरजू,
सब एक साथ एक दायरे में मुकम्मल हो जाएं और जज्बे की एक बूंद भी छलक कर बाहर जाने की जरूरत महसूस न करे। ऐसे लम्हे कब किसी की जिंदगी में आते हैं, और जब आते हैं तो इस शिद्दत से अपना तासुर छोड़ जाते हैं कि इंसान महसूस करता है कि शायद मैं अब तक जिया ही इस लम्हे के लिए था। शायद कुछ इसी तरह सुधा ने इस लम्हे में महसूस किया और फिर कभी इस तरह महसूस न किया, क्योंकि इस वाकये के चंद दिन बाद उसके दफ्तर का मैनेजर तब्दील हो गया और जो मैनेजर उसकी जगह आया उसे सुधा सख्त नापसंद करने लगी थी। एक तो वो बड़ा बदसूरत था। किसी जमाने में उसका रंग गोरा जरूर रहा होगा, मगर अब तो पुराने तांबे का सा था और मोटी नाक पर मुसलसल शराब नोशी से नीली वरीदों का जाल सा फैल गया था। और सुधा को अपने नए मैनेजर की नाक देखकर हमेशा गुमान होता था कि ये नाक नहीं, एक इंजीर है जो अभी बातें करते करते उसके सामने फट जाएगा। उसके गाल जबड़ों पर लटक गए थे, आंखों के नीचे स्याह गड्ढे पड़े थे, सर के बाल उड़ गए थे और जब वो बात करता था तो ऐसा मालूम होता था जैसे कोई मेंढक किसी काई भरे तालाब के अंदर से बोल रहा हो। अजीब सी घिन आती थी सुधा को उससे। लेकिन मुसीबत ये थी कि अब दफ्तर में इतने साल से काम करते करते वो हेड स्टेनो बन चुकी थी और उसे दिन भर मैनेजर के कमरे में रहना पड़ता था और उसे इससे इंतहाई कोफ्त होती थी। लेकिन इससे ज्यादा कोफ्त उसे ये सोचकर होती थी कि उसने इस बदसूरत इंसान को पहले भी कहीं देखा है, जैसे ये सूरत जानी पहचानी हो, मगर कहां। जहन और हाफिजे पर जोर देने से भी उसे याद न आता था। ओहो, देखा होगा इस मरघल्ले को कनाट प्लेस में चक्कर काटते हुए कहीं, सुधा अपने आप को समझाते हुए कहती। मगर फिर कभी वही मैनेजर किसी फाइल को खुद उठाकर सुधा की मेज पर रखते हुए अपने हाथों से ऐसी जुम्बिश करता कि सुधा का जहन बेचैन हो जाता और वो सोचने लगती, कौन था वो, किससे इसकी ये हरकत मिलती है? क्या मेरे मरहूम बाप से, मेरे किसी भाई से? जैसे ये हरकत मुझे कुछ याद दिलाती हो, मगर क्या? गौर करने पर भी वो किसी नतीजे पर न पहुंच सकी और फिर अपना काम करने लगती, मगर दिन भर उसके दिल में खलिश सी होती रहती। पहली तारीख को जब तनख्वाह बढ़ चुकी और लोग अपने अपने घरों को चले गए तो नए मैनेजर ने सुधा को किसी काम से रोक लिया और उसे अपनी मेज के सामने कुर्सी पर बिठा लिया। फिर उसने एक कैबिनेट खोलकर उसमें से एक ग्लास निकाला, विस्की की बोतल और सोडा निकाला। पहला पैग गटागट चढ़ा गया। सुधा उसे हैरत से देखने लगी और गुस्से में उठकर जाने लगी कि मैनेजर ने निहायत नरमी से उसका हाथ पकड़कर उसे जाने से बाज रखा और बोला, आज जब तुम्हारी तरक्की की फाइल मेरे सामने आई तो मुझे मालूम हुआ कि इस दफ्तर में सबसे पुरानी मुलाजिम तुम हो। ये बड़ी खुशी की बात है। सुधा चुप रही। तुम्हारा नाम सुधा है ना? मैनेजर बड़ी बेचैनी से बोला। सुधा बड़ी हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। इतने दिन से मेरे साथ काम कर रहा है, क्या ये मेरा नाम नहीं जानता? आखिर उसे हुआ क्या है? मेरा मतलब है, मैनेजर दूसरे पैक का एक बड़ा घूंट पीकर बोला, तुम वही सुधा हो ना जिसके बाप का नाम जीवन राम है? सुधा बड़ी तुर्श रोई से बोली, हाँ, मेरे बाप का नाम भी फाइल में लिखा गया है, फिर मुझसे पूछने की जरूरत क्या है? वो तकरीबन उठते उठते बोली। बैठो बैठो। मैनेजर ने फिर उसकी मिन्नत की और कहा, तुमने मुझे पहचाना नहीं? वो उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहने लगा, नहीं। वो गुस्से से बोली, तुम अपने बाप के साथ मोहल्ला जिंदा में रहती थी ना? हाँ, मैं एक रोज तुम्हारे घर आया था, तुम्हें देखा भी था, तुमसे बातें की थीं। बुढ़े मैनेजर ने सुधा से कहा, अब तुम एक खूबसूरत औरत बन चुकी हो, मगर तब तुम ऐसी न थी। तब तुम एक मामूली सी लड़की थी और मैंने तुम्हें देखा था, तुमसे बातें भी की थीं। कब? सुधा बेचैनी से बोली। बुढ़ा मैनेजर देर तक सुधा को देखता रहा, आखिर आहिस्ते से बोला, मैं मोती हूं। सुधा सन्नाटे में आ गई। मैं बड़ा बदनसीब था मैं जो तुमसे शादी न की। मैं तुम्हें अच्छी तरह से देख न सका, समझ न सका। इन चंद लम्हों में कोई क्या जान सकता है, क्योंकि एक सूरत जिल्द के अंदर भी तो पोशीदा रहती है। मैं नौजवान था, दौलत और गोरे रंग का लालची। जो बीवी मुझे मिली वो दौलत भी लाई थी और सफेद चमड़ा भी, और इसके साथ एक मगरूर, बदमिजाज, जालिम और बेवफा तबीयत भी।
चंद सालों में मेरे 5 बच्चे हो गए। उनमें से कितने मेरे थे मैं कह नहीं सकता, मगर लोग तरह तरह की बातें बनाते थे और मैं सुनता था और पीता था और फिर दूसरी औरतों के पास जाता था। फिर जहर, बीमारी का, शराब का, नाकामी का, बेमहरी का मेरी रग रग में फैल गया और मैं वक्त से पहले बूढ़ा हो गया और बुझ गया। अब वो मर चुकी है, इसलिए मैं उसे कुछ न कहूंगा, और उसे कहूं भी क्या, कसूर तो मेरा है। मेरी इन आंखों का जो तुम्हें पहचान न सकी। मेरी आंखों ने एक हीरा देखा और पत्थर समझकर फेंक दिया। क्या तुम मुझे किसी तरह माफ नहीं कर सकती? क्या तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती? मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, मुझे तो मोहब्बत भी नहीं मिली जिसके लिए मैं सारी उम्र तरसता रहा। वो कहे जा रहा था और सुधा फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी। उसका जी चाहता था कि वो उससे कहे, अब तुम आए हो, बूढ़े, बदसूरत और गंजे होकर, खौफनाक बीमारियों का शिकार, अब तुम मुझसे शादी करने के लिए कह रहे हो? मगर मैंने तो अपनी सारी जिंदगी तुम्हें दे दी और तुम्हें मालूम तक न हुआ कि मैंने अपनी सारी जवानी तुम्हारे तसव्वुर में खो दी और जिंदगी की हर बहार तुम्हारे ख्याल में गंवा दी और शबाब की हर मचलती हुई आरजू तुम्हारी एक निगाह के लिए लुटा दी। जिंदगी भर मैं सड़कों पर अकेली चलती रही तुम्हारे साये के साथ, अंधेरे पार्कों में बैठी रही तुम्हारे तसव्वुर के साथ। मैंने खुद अपने हाथ से खर्च करके तुमसे साड़ियों के तोहफे लिए, तुम्हारा जेवर पहना, अपनी मेहनत का खून करके सिनेमा देखा, अपने साथ की सीट खाली रखकर। मेरा बाप मर गया, मेरी मां मर गई, मेरी कोख के बच्चे मुझे दूर ही दूर से बुलाते रहे, मैं किसी के पास न गई। तुम्हारे ख्याल को हिजरे जां बनाए हुए अपने कंवारपन के 40 साल आंखें, कान और होंठ बंद करके तुम्हारी आरजू में बिता दिए। मैं कितनी खुश थी, कितनी मगन थी। मैंने तो तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, न शादी का फेरा, न सुहाग की रात, न बच्चे का तबस्सुम। बस सिर्फ एक तसव्वुर, एक झलक, एक अक्स रुखे यार ही तो तुमसे मुस्तार कर लिया था। और तुम आज उसे भी जहन्नुम की चिता में जलाने के लिए मेरे शहर में चले आए हो। मगर सुधा मोती से कुछ न कह सकी। वो मेज पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी और जब मोती ने उसका हाथ थामना चाहा तो वो गुस्से से झुंझला गई और उसका हाथ झटककर कमरे से बाहर चली गई। बाहर निकलकर सीढ़ियों से नीचे उतर गई। मोती उसे बुलाता रहा। वो भागकर सड़क पर जा पहुंची। सड़क पर अंधेरा था, मगर फिर भी बिजली की बत्तियों की इतनी रोशनी थी कि लोग उसके आंसू देख लेते। मगर उसने किसी की परवाह नहीं की। वो रोते हुए आगे बढ़ गई। आसिफ अली पार्क के करीब पहुंचकर वो ठिठकी। एक लम्हे के लिए उसे ख्याल आया कि वो पार्क के अंदर जाकर किसी पेड़ के तने से सर टिकाकर बैठ जाए, मगर फिर उसने सोचा, बेसूद है, सब बेसूद है। मेरे ख्यालों का शहजादा अब वहां न आएगा, अब वो कभी मेरे पास नहीं आएगा। जब वो ये सब सोच रही थी तो उसने अपनी मांग का सिंदूर मिटा डाला, सुहाग बिंदिया खुरच ली और पार्क की रेलिंग पर अपनी सारी चूड़ियां तोड़ डाली, इस यकीन के साथ कि अब वो सारी उम्र के लिए बेवा हो चुकी है।